एक ऐसा योद्धा जिसने उत्तर भारत को मराठों के झंडे से रंग दिया था, पर वही योद्धा अपने ही साम्राज्य के पतन का कारण बना। सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही लोगों से गद्दारी कर डाली और यही गद्दारी बनी मराठा साम्राज्य के विनाश की पहली सीढ़ी। ये कहानी है रघुनाथ राव की, एक ऐसे मराठा योद्धा की जिसने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने साम्राज्य को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। तो क्या था रघुनाथ राव का असली खेल? क्या सच में वो गद्दार थे या उनके साथ धोखा हुआ? सब बताएंगे इस कहानी में। 1764 में रघुनाथ राव का एक ऐसे परिवार में जन्म होता है जो भारत के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था, पेशवा का परिवार। बाजीराव प्रथम उनके पिता थे। ये वही बाजीराव थे जिनके ऊपर एक फिल्म बनी है, नाम है बाजीराव मस्तानी। लेकिन एक कमी थी, रघुनाथ राव को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, वो था पेशवा की गद्दी। रघुनाथ राव बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। उनके भीतर एक आग जल रही थी जो समय के साथ साथ जलती भी रही और धधकती भी रही। महत्वाकांक्षा इतनी गहरी थी कि वो मराठा साम्राज्य को ऊपर उठाने के साथ साथ उसे तबाह करने का कारण भी बने। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य फैलने लगा। बालाजी बाजीराव, जो कि रघुनाथ राव के बड़े भाई हैं, अब पेशवा बन चुके हैं। वहीं उत्तर में अफनान सरदार अहमद शाह अब्दानी के हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे। 1748 से 1757 के बीच में अहमद शाह अब्दानी ने 4 बार भारत पर हमला किया। हर बार वो मंदिरों को लूटता और लूटपाट मचाता। 1757 में अहमद शाह अब्दानी का हौसला इतना बुलंद हो गया कि वो मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया। उसने मथुरा, आगरा के हिंदुओं और मंदिरों को लूटा। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय केवल नाम के बादशाह रह गए थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपने चहेते नजीबुद्दौला रोहिला को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया और फिर से वो वापस अफगानिस्तान लौट गया। यह बात मराठों को रास नहीं आई, क्योंकि वह तो दिल्ली पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे और दूसरा, अब्दाली ने हिंदुओं और मंदिरों को लूटा था। 1758 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली के लिए कूच कर देती है। रघुनाथ राव पहले नजीबुद्दौला को हराते हैं और मुगल साम्राज्य आलमगीर द्वितीय को मराठा संरक्षण में ले लेते हैं। रघुनाथ राव यहीं नहीं रुकते, लगे हाथ पंजाब पर भी जीत हासिल कर लेते हैं। मराठा पश्चिम से अटक से लेकर पूरब में कटक तक फैल चुका था। रघुनाथ राव एक कुशल सेनापति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अपने रक्त को पसीने की तरह बहा दिया था। लेकिन रघुनाथ राव के उत्तर की नीतियों ने एक महाकाल को जगा दिया था, अहमद शाह अब्दाली को, और इस जीत की खुशी एक बहुत बड़े तूफान को न्योता दे दिया था, जो था तीसरा पानीपत का युद्ध। अब्दाली को यह बर्दाश्त नहीं था कि मराठे उसके सीमाओं पर पहुंच जाए और इसी बात का बदला लेने के लिए वो भारत पर 5वां हमला करता है और इसका नतीजा होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को जबरदस्त हार होती है। 60,000 से ज्यादा योद्धा मारे जाते हैं। पेशवा बालाजी बाजीराव इस आघात को सह नहीं पाते हैं और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। रघुनाथ राव खुद इस लड़ाई में नहीं थे, लेकिन उनकी नीतियां इस महाविनाश के कारण बनी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अनुसार तीसरे पानीपत के युद्ध में सभी महान मराठा सरदारों और बालाजी बाजीराव का अंत कर दिया और मराठा इतिहास का सबसे कुख्यात चरित्र रघुनाथ राव को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मराठा साम्राज्य की बलि चढ़ाने के लिए खुला छोड़ दिया। बालाजी बाजीराव के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र माधवराव प्रथम 16 वर्ष के थे, जो पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। पर यही गद्दी रघुनाथ राव को भी चाहिए थी और यहीं से आरंभ होता है सत्ता के लिए षड्यंत्रों और रक्तपात का लंबा अध्याय। रघुनाथ राव को राज्य के संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया, परंतु रघुनाथ राव को चाहिए थी केवल पेशवा की गद्दी। एक कुशल सेनापति जिसने मुगलों और अफगानों को एक साथ धूल चटा दी हो, उसको स्वयं को पेशवा के रूप में देखना नाजायज तो नहीं ठहराया जा सकता, परंतु ऐसे समय में जब राज्य को सुरक्षित रखना प्राथमिकता हो, अपने निजी स्वार्थ को आगे रखना भी सही नहीं ठहराया जा सकता। रघुनाथ राव ने पहला षड्यंत्र रचा हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर। मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव के इस विद्रोह को दबा दिया और रघुनाथ राव को नजरबंद कर दिया। अभी मराठा संभाल ही नहीं सके थे कि 1772 में पेशवा माधव राय प्रथम की 27 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु हो जाती है और एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। रघुनाथ राव को एक बार फिर से पेशवा की गद्दी नहीं दी जाती है और माधव राव के भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। रघुनाथ राव को फिर से संरक्षण नियुक्त किया जाता है
परंतु जो लालसा चिरकाल से जग रही हो उसे दबा देना इतना आसान नहीं है। रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं को 1773 में पेशवा घोषित कर दिया। रघुनाथ राव के महत्वाकांक्षा के कारण रघुनाथ राव के इतने मित्र नहीं थे जितने उनके दुश्मन थे। नाना फडणवीस और 11 प्रशासकों की गुट ने रघुनाथ राव को पेशवा से हटा दिया, जिसे 12 भाई षड्यंत्र भी कहा जाता है। अब रघुनाथ राव के पास एक ही रास्ता बचा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कुछ ही वर्ष पूर्व पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी निगाहें मुगल और मराठा साम्राज्य पर थी। जब मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को सत्ता से बेदखल कर दिया था तो उन्होंने 1775 में अंग्रेजों से मदद मांगी। यह मराठा इतिहास के सबसे भयावह गलतियों में से एक था। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की, जिसमें उन्होंने खुद को पेशवा बनाने के बदले अंग्रेजों को बसही का किला देने का वादा किया। यही संधि पहले एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बनती है, जो 1757 से 1772 तक चलता है। अंग्रेज इस युद्ध को जीत तो न सके, न ही रघुनाथ राव को पेशवा बना सके, परंतु एक बात उन्हें एहसास हो गया था कि मराठा साम्राज्य अंदर से बहुत कमजोर है और इनकी आपस की कला एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूर मौका देगी और वो मराठा साम्राज्य को जीत सके। रघुनाथ राव की साजिशें रंग नहीं लाती है, वे पेशवा नहीं बन पाते। मराठा सरदार उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है, जहां 1783 में उनकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो जाती है। एक बार जो मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा सेनापति था, इतिहास के पन्नों में एक देशद्रोही की तरह दर्ज हो चुका था। अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने का दरवाजा रघुनाथ राव ने खोल दिया था और इसका नतीजा पूरे भारत ने भुगता। अगर मराठा आपस में न लड़ते तो 17वीं शताब्दी में इतना आसान नहीं था अंग्रेजों को भारत को अपने अधीन बना लेना। साम्राज्य तलवार से बनते हैं और साजिशों से मिट जाते हैं।